नमस्कार, मैं हूं मुकेश राव और आप देख रहे हैं SRB न्यूज। रुक करते हैं इस समय की प्रमुख खबरों की तरफ। यूपी के चंदौली में पुलिस का रात्रि गश्त बेअसर नजर आ रहा है। वहीं मुगलसराय कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत PDDU नगर में हौसला बुलंद चोरों ने एक रेल कर्मी के घर का ताला तोड़कर लाखों की चोरी का मामला सामने आया। मिली जानकारी के अनुसार लोको पायलट SN गुप्ता 1 जुलाई को अपने परिवार के साथ शादी समारोह में शामिल होने के लिए गए थे। वहीं शादी समारोह के बाद जब वे वापस लौटे तो घर का ताला टूटा हुआ था। इस घटना के बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने पीड़ित की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया। अपना नाम और निवास बताएं। मेरा नाम शैलेंद्रनाथ गुप्ता, मैं यहाँ मुगलसराय में रेलवे एम्प्लॉय हूँ, रेलवे ड्राइवर हूँ, मैं पद पर हूँ। आपके यहाँ चोरी की वारदात की सूचना आ रही है, क्या मामला है? सर, हमारे यहाँ 6 तारीख को जो है मेरे चचेरे भाई चकिया में जो है शादी पड़ी थी, तो 3 तारीख को हम लोग चले गए थे और ये घर लॉक करके हम लोग चले गए। जब आज हम लोग शाम को आए तो देखे कि आगे का जो दूसरे एंट्री का जो गेट है उसका ताला टूटा हुआ है। जब अंदर देखे तो ये सब सामान फैला हुआ था और जो है गहने चोरी हो गए थे। हमने इसकी सूचना पुलिस को दिया और आगे कंप्लेन किए। पुलिस ने FIR दर्ज किया है? एप्लीकेशन पुलिस को आपने दिया हुआ है। कितनी की चोरी, क्या क्या चोरी हुई है? इसमें लगभग 10 लाख के लगभग का जो है गहना चोरी हुई है। सिर्फ गहना चोरी हुआ है कि और? गुजरात के दाहोद जिले में जिला कांग्रेस समिति द्वारा विस्तृत कारोबारी सभा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कांग्रेस पार्टी के नेता और भारत सिंह सोलंकी और उनके कार्यकर्ता उपस्थित रहे। इस दौरान उन्होंने पेट्रोल के बढ़ते हुए दामों और कोरोना काल में बढ़ती हुई महंगाई के कारण जनता को किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, इस विषय पर चर्चा की। इस अवसर पर कांग्रेस समिति द्वारा जन चेतना योजना का शुभारंभ भी किया गया। दाहोद खाते जन चेतना कार्यक्रम प्रदेश कांग्रेस समितिए समग्र गुजरात में शुरू કર્યો છે। જે પ્રકારનું રાજ્ય ભારતીય જનતા પાર્ટીનું ચાલી રહ્યું છે, ચાહે દેશમાં હોય ગુજરાતમાં હોય, પ્રજાના જનમત મળ્યા પછી અને સામાન્ય ચૂંટણીઓ સ્થાનિક સ્વરાજમાં પણ મળ્યા પછી જે પ્રકારે જનતા જનાર્દન પ્રજાએ હેરાન પરેશાન થવું પડ્યું છે, ચાહે કોરોનાના કારણે હોય કે મોંઘવારીના કારણે હોય, બેરોજગારીના કારણે હોય કે લોકડાઉનના કારણે હોય, તેવા સંજોગોમાં લોક જાગૃતિ દ્વારા પ્રજા ત્રાહિમામ પોકારી ગઈ છે। એ પ્રજાના અવાજમાં અમે કદમથી કદમ મિલાવી એમના પડખે રહી આવનારા સમયમાં એમનો અવાજ બુલંદ કરવા માંગીએ છીએ। અને કોરોના પછી શું એ જે પ્રશ્નો ઊભા થયા છે એ પ્રશ્નોમાં કોંગ્રેસ એના જવાબો સાથે આવનારા સમયમાં પડખે ઊભી રહેશે, સાથે ઊભી રહેશે અને આ ભારતીય જનતા પાર્ટીની સામે આંદોલન શરૂ કરશે અને એને જડબાતોડ જવાબ આપશે। ईरान के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने पद संभालने से पहले ही भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर के नेतृत्व में तेहरान पहुंचे और भारतीय प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। उन्होंने 5 अगस्त को अपने शपथ ग्रहण समारोह के लिए भारत को आमंत्रित किया। पूर्व न्यायपालिक प्रमुख इब्राहिम रईसी ने पिछले महीने ईरान के राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल की थी। यह पहला मौका है जब इब्राहिम रईसी ने अपना पदभार संभालने से पहले ही किसी विदेशी मेहमान से मुलाकात की है। बैठक में दोनों देशों के बीच संबंधों को लेकर चर्चा हुई। रूस के लिए 3 दिन की यात्रा पर रवाना होने के दौरान S जयशंकर ने रास्ते में तेहरान में थोड़ी देर के लिए ठहरे और इब्राहिम रईसी से मुलाकात की। यूपी के चंदौली जिले में चकरघट्टा थाने से फरार लूट के आरोपित को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। मिली जानकारी के अनुसार पुलिस ने बदमाश की घेराबंदी कर जवाबी कार्रवाई में बदमाश के पैर में गोली मारी, जिसके बाद पुलिस ने उसे इलाज के लिए जिला अस्पताल भेज दिया। दरअसल विगत दिनों डिलीवरी बॉय के साथ हुई लूट का आरोपित संदीप कुमार थाने से फरार हो गया, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक बार फिर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। सर, क्या मामला है, क्या कार्रवाई की जा रही है? इस समय हम ग्राम भुड़कुड़ा लेवा रोड, जो कि थाना बबुरी जनपद चंदौली में पड़ता है, वहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर शाम के समय जो रूटीन चेकिंग कराई जाती थी वो, तथा आज क्योंकि एक मामला था, सुबह थाना चकरघट्टा से भी एक व्यक्ति भाग निकला था, तो उसकी चेकिंग के लिए पूरे जिले की फोर्स अपने थाना क्षेत्र में लगी हुई थी, जिसमें थानाध्यक्ष बबुरी
चेकिंग कर रहे थे तिराहे पर, तब उन्हें एक संदिग्ध मोटरसाइकिल आती हुई दिखाई दी। इसका पीछा किया इन्होंने तो उसने फायरिंग किया। उसी फायरिंग के जवाब में जब इन्होंने फायर किया तो जो संदिग्ध थे, एक मोटरसाइकिल पे 2 व्यक्ति, उनमें से एक को आत्मरक्षा में कार्रवाई करते समय गोली लगी है और एक व्यक्ति उनमें से जो है वो उतर के खेतों की तरफ भागा है, जिसके लिए अभी कॉम्बिंग कराई जा रही है। बदमाश का कुछ नाम पता चलता है? जो मौके से थानाध्यक्ष बबूरी ने पूछताछ की है, उससे उस व्यक्ति का नाम जो है रवि, जो कि चकरघट्टा की घटना से संबंधित था, उसने बताया है। और जो दूसरा व्यक्ति भागा है उसकी भी जानकारी उसने दी है, जो अभी हम रिलीज नहीं कर पाएंगे। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में स्थित प्रसिद्ध शीतला धाम मंदिर में बीते शुक्रवार को भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। इस दौरान श्रद्धालुओं ने माता का दर्शन पूजा कर माता का आशीर्वाद लिया। दरअसल लॉकडाउन के कारण काफी दिनों से मंदिर बंद चल रहा था, जिससे जिले और आसपास के जनपदों के लोग मंदिर नहीं पहुंच पा रहे थे और पिछले दिनों अनलॉक समाप्त होने के बाद शीतला धाम पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी है। उत्तर प्रदेश के राज्य विधि आयोग ने यूपी जनसंख्या विधेयक 2021 का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है और जल्द ही आयोग इसे अंतिम रूप देने के बाद राज्य सरकार को सौंप देगा। इस ड्राफ्ट में यूपी में जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानूनी उपायों के रास्ते सुझाए गए। इस ड्राफ्ट के मुताबिक 2 से अधिक बच्चे होने पर सरकारी नौकरियों में आवेदन से लेकर स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने तक पर रोक लगाने का प्रस्ताव है। विधि आयोग ने बाकायदा इसका ड्राफ्ट सरकारी वेबसाइट पर अपलोड किया और 19 जुलाई तक जनता से राय मांगी गई। यूपी के चंदौली जिले में एक युवक द्वारा कस्बे के किराना व्यवसायी के साथ अमानवीय व्यवहार कर पिस्टल लहराए जाने का मामला सामने आया है। इस घटना के बाद गांव में दहशत का माहौल देखा जा रहा है, जिसके बाद भारी संख्या में व्यवसायियों ने स्थानीय थाने पहुंचकर कस्बे के युवक के खिलाफ नामजद तहरीर दर्ज कराई है। इस संबंध में चंदौली के पूर्व सांसद रामकिशन यादव ने घटना पर आक्रोश और निंदा व्यक्त करते हुए कहा कि किसी अपराधी द्वारा किसी व्यापारी को आतंकित या प्रताड़ित किया जाना दुखद है। इस संदर्भ में मैंने पुलिस अधीक्षक अमित कुमार से बात की है और कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग भी की है। यूपी के चंदौली जिले में सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के तत्वाधान में भारत सरकार का भ्रमण कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इस कार्यक्रम के दौरान कलेक्ट्रेट सभागार में सचिव भारत सरकार द्वारा काला चावल उत्पादक कृषकों, कृषि विभाग के अधिकारियों एवं उपायुक्त उद्योग से काला चावल के उत्पादन, मार्केटिंग एवं ब्रांडिंग के संबंध में चर्चा की। इस अवसर पर सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक भारत सरकार ने कहा कि अब प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना यहाँ पर सुचारू रूप से चल रही है और दुकानों में कोविड-19 का प्रोटोकॉल का पालन करते हुए सुचारू रूप से डिस्ट्रीब्यूशन कार्य चल रहा है। डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन भारत सरकार में सचिव श्री सुधांशु पांडे सर के द्वारा जनपद चंदौली का विजिट किया गया है। उनके द्वारा फोर्टिफाइड राइस जो उत्तर प्रदेश में एकमात्र जनपद में पायलट प्रोजेक्ट रन किया जा रहा है, उसके समीक्षा की गई। इसके अतिरिक्त एक राइस मिल का विजिट भी किया गया है। द्वितीय चरण में उनके द्वारा जो चंदौली काला चावल है, जिसकी कि यूएनडीपी के द्वारा भी सराहना की गई है, उसके प्रगति कार्य को देखा गया। जो चंदौली काला चावल समिति के पदाधिकारी हैं, उनसे वार्ता भी की गई है। जो मुख्य समस्याएं चंदौली काला चावल को लेकर थी, एक मार्केटिंग का और उसकी डाइवर्सिफिकेशन का, उसके विषय में विस्तृत चर्चा हुई है। सर के द्वारा ये आश्वस्त किया गया है कि जो केंद्रीय एजेंसियां हैं, उनके माध्यम से इनका एक उचित समाधान निकाला जाएगा और उसका प्रमोशन भी सभी जगह कराया जाएगा। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में सरयू नदी में स्नान करने के 12 लोगों के डूबने का मामला सामने आया है। इस घटना के बाद 6 लोगों को रेस्क्यू कर निकाला गया है और अन्य लोगों की तलाश की जा रही है। वहीं इस घटना में 3 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी इस घटना का संज्ञान लिया और अधिकारियों को तत्काल मौके पर पहुंचने का निर्देश दिया। दरअसल हादसे का शिकार परिवार आगरा के सिकंदराबाद से अयोध्या घूमने आया था। इस दौरान सरयू में डूबे लोगों को बचाने के लिए अधिकारियों की टीम बचाव कार्य में लगी हुई है। मिली जानकारी के अनुसार इस हादसे का कारण पानी का तेज बहाव बताया जा रहा है। अयोध्या घूमने चल रहे हैं, 2 परिवार आए थे, मतलब 4 परिवार थे, 2 गाड़ी में आए थे। हम सरयू बाहर पे आए थे, हमने अयोध्या पर घूम के जाएंगे, बोले कि नहीं एक और गुप्त घाट है वहाँ पे चले जाओ। नाव करके फिर हम यहाँ पे आ गए। यहाँ पे आगे नाव हमने छोड़ दी, पर पूजा वो बोले कि यहाँ पूजा होती है, मंदिर है वो सीताराम जी का, एक और मंदिर था, दोनों मंदिर के दर्शन करे। फिर बोले चलो इधर घूमे आते हैं। घूमने आ गए, यहाँ बैठ गए। वहाँ पे आ गई बारिश, 4 लेडीज हमारी यहाँ बैठ गई थी कि
जल फल ले लें। और हम यहाँ बैठे थे, भीग गए तो कपड़े फड़े उतार के बैठे थे, एकदम वो फिसले तो हमने ये क्या हुआ, एक लग गई, फिर दूसरी लग गई, तीसरी लुढ़कते लुढ़कते फिर सीधे चले गए। फिर हम तो उसके देखते रहे। कितने लोग थे? हम 15 थे, लेकिन 12 चले गए। 3 हम साइड से बह के साइड से आ गए थे। एक बंदा आ गया था, उसने हमारा हाथ खींच लिया। कौन लोग थे जो बहे? वो हमारे ससुर हैं, ससुर साहब की बेटी हैं 4, और देवती हैं, नातनी हैं, उनकी वाइफ हैं। कितने लोग इसमें? 12 लोग। आप लोग कहाँ से आए थे? कहाँ? आगरा से। आगरा से आए थे। तो यहाँ पे कै बजे, मतलब ये घटना जो हुई है कैसे हुई, क्या? 1 बजे की बात थी शायद करीब। अच्छा, तो नाव से आप लोग डायरेक्ट आए अयोध्या से? हाँ, वो अपनी गाड़ी से आते थे अर्टिका से। हम 2-3 दिन रुकना था, तो गाड़ी हमने भेज दी, चला फोन कर देंगे। नाव आपने कहाँ करी थी? नाव वहाँ से लाए थे, सरयू विहार बोलते हैं उसे, घाट बोलते हैं उसे। अयोध्या सरयू घाट है, कौन सा घाट है इसे? वहाँ से आए थे, वो लेके आई थी हमें। क्या नाम आपका? सतीश। क्या रखते हैं हम लोग जो डूबे हैं? जी 12 लोग। नहीं, उनके आप कौन लगते हैं? रिलेशन में आपके कौन है? मेरी बेटी है, मेरी वाइफ है, 2 तो है, मेरी साली है 3 उसमें, उनके बेटे बेटी। उम्र कितनी होगी? और मेरे 2 साले हैं, और मेरे साले की लड़की है। उम्र कितनी होगी उन लोगों की? और मेरी यहाँ सासुल माँ है। कितनी उम्र रही? उम्र उनकी एक तो 60 साल की है, एक मेरे वाइफ से बड़ी बहन है, और 2 छोटी हैं उनकी। यूपी के आजमगढ़ जिले में ब्लॉक प्रमुख के चुनाव को लेकर सपा और बीजेपी के प्रत्याशियों के बीच आरोप प्रत्यारोप जारी है। इस दौरान फूलपुर के पूर्व सपा विधायक ने भाजपा नेता वरुण कांत पर चुनाव में दबंगई करने का आरोप लगाया है। समाजवादी पार्टी के फूलपुर के पूर्व सपा विधायक श्याम बहादुर यादव का आरोप है कि भाजपा विधायक अरुण कांत यादव ने खुलेआम दबंगई कर सपा के प्रत्याशियों को रोकने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। वहीं अतरौलिया से सपा विधायक डॉक्टर संग्राम यादव का आरोप है कि जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में बुरी हार के बाद भाजपा नेताओं के दबाव में ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में प्रशासन द्वारा अराजकता फैलाया जा रहा है। देखिए, हम आपको जो उत्तर प्रदेश के अंदर पंचायत के चुनाव हो रहे हैं, हमारे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने समय समय पर बराबर मीडिया के माध्यम से निष्पक्ष चुनाव की मांग कर रहे थे। हम सब भी आजमगढ़ में लगातार अधिकारियों से मिल कर के निष्पक्ष चुनाव की बात कर रहे थे, और अधिकारियों ने हमें विश्वास दिलाया था कि हम पंचायत चुनाव को बड़ी निष्पक्षता के साथ संपन्न कराएंगे। लेकिन दुर्भाग्य है कि जहां भारतीय जनता पार्टी को जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में उसकी इतनी बुरी पराजय हुई, पूरे देश में संदेश चला गया कि आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी बहुत मजबूत स्थिति में है। इससे बौखला करके उत्तर प्रदेश सरकार ने यहाँ के अधिकारियों को इस तरह का निर्देश दिया कि कुछ ब्लॉकों को टारगेट करके वहाँ पर प्रशासनिक मशीनरी का दुरुपयोग करके एन केन प्रकारेण भारतीय जनता पार्टी ब्लॉक पर कब्जा करना चाहती है। जहाँ तक हम जिस ब्लॉक के संदर्भ में आपसे चर्चा करने के लिए बुलाए हैं, वो सबसे महत्वपूर्ण ब्लॉक अतरौलिया है, कोयलसा है, रानी की सराय है। और हमारे जिलाध्यक्ष जी ने भी कई बार कहा था, अधिकारियों से मिलकर आप लोगों के माध्यम से भी कहा था, हमारे माननीय मंत्री श्री दुर्गा प्रसाद जी नफीस जी ने भी कहा था। लेकिन जब जिस तरह से कल अतरौलिया के अंदर लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है, जो हमें संवैधानिक अधिकार प्रदत्त है, जो निर्वाचन आयोग की गाइडलाइंस हैं, हम सबका फॉलो करते हुए हमारे प्रत्याशी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी चंद्रशेखर यादव ने शांतपूर्ण तरीके से नामांकन किया। हमारे साथ ऐसे बीडीसी सदस्य थे, जब वो चुनाव लड़े थे तो उनमें उनकी योग्यता निरक्षर थी। उत्तर प्रदेश पंचायत राज निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन है कि जो निरक्षर लोग हैं उन्हें वोट डालने के लिए एक उनके ब्लड रिलेशन का व्यक्ति कंपेनियन बनेगा। हमने समयबद्ध तरीके से अपने वकीलों के माध्यम से क्रमबद्ध तरीके से हमने उस सारे नियमों का पालन किया, और नियमों का पालन करते हुए समय सीमा के अंदर ही हमने देखिए, उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में गन्ना की फसल के लिए बाहुल्य क्षेत्र माना जाता है। वहीं जिले के किसान अपने गन्ना के सहारे ही बच्चों की पढ़ाई लिखाई से लेकर परिवार का भरण पोषण करते रहे। जहां एक तरफ तो सरकार किसानों की आय दोगुनी करने में लगी है, लेकिन आज तक किसानों की आय दोगुनी तो नहीं,
लेकिन किसान कर्जदार जरूर हो गए और ऊपर से प्रकृति की मार से किसानों का कमर तोड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ रही। वैसे जनपद में अन्य जगहों से भी किसान के गन्ने सूखने की जानकारी मिल रही है, लेकिन किसानों ने शासन प्रशासन से मांग किया है कि जनपद में किसानों के सूखे हुए गन्ने का सर्वे कराकर उचित मुआवजा जल्द से जल्द दिलवाया जाए। मिस्टर सिंह, जनपद कुशीनगर में अत्यधिक बरसात की वजह से किसानों के गन्ने की फसल खेतों में सूख रही है, इसके लिए आप लोग क्या कार्यवाही कर रहे हैं? देखिए, बता दें कि आज हमारे द्वारा एक प्रेस विज्ञप्ति जारी किया गया है कि जनपद कुशीनगर में गन्ना बहुल क्षेत्र है, जैसा सबको पता है। इस क्षेत्र का किसान गन्ने पर निर्भर है, पूरा परिवार गन्ने की खेती के ऊपर निर्भर है। गन्ने की पैसे से ही आता है, तो बच्चों की पढ़ाई लिखाई, शादी विवाह, मतलब जितने प्रकार के कार्य होते हैं सब गन्ने के सहारे हैं। और गन्ना बोने में किसान अपनी गाढ़ी कमाई का रुपया लगाता है और 24 घंटा वो काम करता हो, जाड़ा हो, गर्मी हो, बरसात हो, सब महीनों में वो कार्य करके और गन्ना उगाता है। आज जब गन्ना खेतों में मिल में जाने से पहले खेतों में गन्ना सूख जाए तो किसान को बहुत दर्द होता है, बहुत परेशान हो जाता है। एक तरफ तो सरकार कहती है कि हम किसानों का आय दोगुनी कर देंगे, नहीं मौसम की मार ने किसानों की कमर तोड़ने का कार्य किया है। मैं आज प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से शासन प्रशासन को अवगत कराया हूं कि जनपद कुशीनगर में खासतौर से तहसील तमकुही के किसान, तमकुही राज्य के ब्लॉक अंतर्गत कुछ गांव के किसान, उनका गन्ना खेत में सूख गया है। ऐसी ही बातें जनपद के कई जगह से आ रहा है। तो मैं शासन प्रशासन से मांग किया हूं कि जनपद में जितनी भी तहसीलें हैं, सभी तहसीलों में के माननीय उप जिलाधिकारी महोदय। उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में यूपी सरकार के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने विद्युत व्यवस्थाओं को लेकर ऑनलाइन पाठशाला कार्यक्रम की शुरुआत की। इस अवसर पर प्रदेश के एमडी डायरेक्टर, चीफ इंजीनियर, सुपरिटेंडेंट इंजीनियर आदि सभी अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान ऊर्जा मंत्री ने वर्चुअल संवाद कर शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत व्यवस्था की सप्लाई की स्थिति भी जानी। ये क्या दिशा निर्देश दिए? देखिए, उत्तर प्रदेश पावर सरप्लस स्टेट है। उत्तर प्रदेश में जितनी मांग है उससे कहीं ज़्यादा बिजली हमारे पास है। हमारे पास ट्रांसमिशन की क्षमता वृद्धि हमने की है। जितने भी हमारे ट्रांसमिशन के फीडर हैं जो 33/11 पे जाते हैं, वहाँ कोई ट्रिपिंग नहीं है। लेकिन आगे थोड़ा आपूर्ति में हमको व्यवधान आया है, थोड़ा मांग बढ़ने के कारण। थोड़ा कई जगह आंधी तूफान आ गया, पोल टूट गए, हमारा ट्रांसफार्मर डैमेज हो गया, हमारा केबल चल गया, इस कारण थोड़ा आपूर्ति में व्यवधान आया है। और कुछ तकनीकी खामियां भी हमारी रही हैं, क्योंकि कोविड के कारण जो अपग्रेडेशन के काम थे हमारे, उनमें थोड़ा विलम्ब हुआ है। लेकिन सभी लोग हमारे यहाँ सक्षम हैं, हमारे इंजीनियर। और अभी तक की जो अधिकतम मांग है उत्तर प्रदेश में, वो मांग भी हमने पूरी की है। 30 तारीख को यानी कि 30 अगस्त को हम लोगों ने लगभग 25,000 मेगावाट डिमांड को मीट किया था। आज भी हमारी जो डिमांड है वो 24,800 मेगावाट तक गई है। तो मैं सभी इंजीनियर्स को बधाई देता हूं। और इस जो हमने इंफ्रा डेवलप किया है, इसके लिए हम अपने देश के प्रधानमंत्री जी और अपने मुख्यमंत्री जी को और मैं ऊर्जा परिवार के सभी मित्रों को इसका श्रेय देता हूं कि उनके प्रयास से हम लोग इतनी ज़्यादा डिमांड को मीट कर पा रहे हैं। क्योंकि जब सरकार हमारी बनी थी तब 16,000 मेगावाट के आसपास ही केवल ट्रांसमिशन की क्षमता थी, और आज 26,000 है और 6 महीने के अंदर हमारी 28,000 मेगावाट क्षमता हो जाएगी। आज लगभग 14,000 मेगावाट का उत्पादन है और 14,000 मेगावाट हम आयात कर सकते हैं। इतनी व्यवस्था हमारे पास है। तो सरप्लस पावर है, उसका लाभ हमारे उपभोक्ताओं को मिले, और उसके लिए हमारे इंजीनियर सब पूरी शिद्दत से जुटे हैं। हमारा जूनियर इंजीनियर, हमारे लाइनमैन लगातार 24 घंटे पेट्रोलिंग करते हैं। तो आज हमने भी सबने तय किया कि सब लोग, हमारे सभी एमडी, चेयरमैन, मैं स्वयं एक सब स्टेशन पर रहेंगे और वहाँ से पेट्रोलिंग करेंगे और सबसे बातचीत करेंगे। तो उससे हमारे जो तो फिलहाल इस बुलेटिन में अभी तक के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।